अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम बेसिक बायोलॉजी के कोर्स 101 के लेक्चर नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग क्या है? आप लोगों को पता होगा कि आमतौर पर ब्लोटिंग किस लिए यूज किया जाता है। ब्लोटिंग पेपर के बारे में आपने सुना होगा। आमतौर पर ये जो तौलिए वाले रुमाल होते हैं या टिश्यू पेपर होते हैं, ये क्या करते हैं? आप पानी कहीं पर गिरा है तो आप उसको उसके ऊपर रखते हैं तो उस पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। ब्लोटिंग का मेन यही पर्पस है। तो ये ब्लोटिंग क्या है? इसने किस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो ब्लोटिंग है वो तीन तरह की है। एक हमारे पास होती है साउदर्न ब्लोटिंग, एक है हमारे पास नॉर्दर्न ब्लोटिंग, और एक है हमारे पास वेस्टर्न ब्लोटिंग। अब इनको तीन डिफरेंट जो नाम दिए गए हैं वो तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल की बेसिस पर दिए गए हैं। जो साउदर्न ब्लोटिंग है वो डीएनए के लिए होती है, जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग है वो आरएनए के लिए होती है, और जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है वो प्रोटीन के लिए होती है। अब इन तीनों का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है। इन सब में ये होता है कि सबसे पहले आप जेल को रन करते हैं। अब वो जेल जो रन करनी है वो पहले डिफरेंट पीछे प्रोसीजर है कि वो क्या है। जैसे साउदर्न ब्लोटिंग है, उसके केस में आप पहले डीएनए को फ्रेगमेंटाइज कराते हैं। आइसोलेशन के बाद फ्रेगमेंटाइज्ड डीएनए को जेल पर रन किया जाता है। जबकि आरएनए और प्रोटीन में ये चीज नहीं है, उसमें सिंपल उसको जेल पे रन किया। और जब जेल, अब तीनों के केस में हमारे पास जेल आ गई है, जेल के ऊपर या साउदर्न ब्लोटिंग के केस में जो जेल है उसके ऊपर डीएनए है, नॉर्दर्न के केस में आरएनए, वेस्टर्न के केस में डीएनए। अब वो जो रन हुई जेल है उसको आगे से आपने ट्रांसफर करना है एक मेम्ब्रेन पर। अब वो मेम्ब्रेन पुराने दौर में नायलॉन की यूज की जाती थी, अब नाइट्रोसेल्यूलोज की यूज की जाती है आमतौर पर। इसके अलावा पीवीडीएफ मटेरियल की भी मेम्ब्रेन यूज की जाती है, पर जो मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन है वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है। अब उस मेम्ब्रेन पर उस जेल में से वो मॉलिक्यूल, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। वो कैसे ट्रांसफर होती है उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो हम जरा डिटेल में जाके देखेंगे। लेकिन ये ब्लोटिंग बेसिकली ये है कि वो जो जेल के ऊपर आपके मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया उस ब्लोट पे। उस जो मेम्ब्रेन है उसको ब्लोट कहेंगे हम। अब वो ब्लोट जो है उससे डिटेक्शन होनी है। अब पुराने दौर में आप आमतौर पर मतलब जो रिएक्शंस थे वो रेडियो एक्टिव होते थे, फिर एक्सरे पर उसको डेवलप किया जाता था। बाद में ये फ्लोरिसेंट भी आ गए, फिर कुछ एंजाइम्ड बेस भी होते हैं जिसके अंदर आप जो मॉलिक्यूल अटैच करते हैं वो उसकी कोई एक्टिविटी होती है। फिर जब आप उसको जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो वो उसकी फॉस्फेट एक्टिविटी की वजह से वो मतलब इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह जो और भी मतलब रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से आपको डेवलपमेंट मिल जाती है। ठीक है। तो ये मेन आपको मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर बताया, डिटेल में हम देखेंगे। तो आप देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। उन्होंने आपको बताया है कि जो साउदर्न ब्लोटिंग है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने की, और ये डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए होगा, ये जो मैंने आपको बताया कि जेल रन होगी। और उसके बाद क्या होगा, इस जेल को आप जेल के ऊपर से ट्रांसफर करेंगे उसको किसी मेम्ब्रेन पर, जो कि या नायलॉन की है या नाइट्रोसेल्यूलोज की है, थ्रू कैपिलरी एक्शन। अब उसके बाद आप उसको हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से इमोबिलाइज करते हैं थ्रू विद लेबल्ड प्रोब। अब वो जो प्रोब हैं उनको फिर जो डिटेक्शन उनकी होगी डिफरेंट मेथड से, तो आपको पता लगेगा कि जी यहाँ पर मेरा रिक्वायर्ड डीएनए या रिक्वायर्ड आरएनए या रिक्वायर्ड प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर वो आपको बैंड नहीं मिलता इसका मतलब आपके सैंपल में वो एब्सेंट है। फिर इन्होंने आपको इन तीन टाइप की जो ब्लोटिंग है उनके बारे में बताया है कि ब्लोटिंग टेक्निक्स जो हैं वो तीन तरह की हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की। साउदर्न ब्लोटिंग डीएनए के लिए, नॉर्दर्न आरएनए के लिए और वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यूज की जाती थी रेडियो एक्टिव, लेकिन अब फ्लोरिसेंट या केमिल्यूमिनेसेंट जो है वो यूज की जाती है। केमिल्यूमिनेसेंट वो है जो भी मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस होते हैं उसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास जो आप सेपरेशन जब करते हैं
अब आपने जब डीएनए वगैरह डाल दिया तो उसके बाद आपने उसको मैप कर दिया, तो ये यूज कहाँ होता है? क्या साउदर्न ब्लोटिंग को हम मैंने डीएनए स्ट्रक्चर, कॉपी नंबर और लॉन्ग फ्रेगमेंट डीएनए या जेनेटिक मैपिंग वगैरह के लिए, या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसका यूज है। बाकी जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग के क्या रोल है, वो जहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आप उसको देख लेंगे। अब ये जो इसका मेथड है, वो आप थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम की तरफ जाएंगे, वहां से आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है, इससे छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। अब ये जो फ्रेगमेंटेड डीएनए उसको जेल पर रन किया जाता है। अब क्योंकि फ्रेगमेंट्स हैं तो डिफरेंट साइजेस के होंगे, तो आपके जेल के ऊपर डिस्टिंक्ट बैंड नहीं आएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पीसीआर की जेल दिखाई थी, उसमें एक बैंड था, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीपल आपको बैंड होने की वजह से एक स्मीयर नजर आएगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं। अब वो जो जेल है उसको फिर आप डीएनए, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको डीनेचर करके उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। अब वो जो डीनेचर्ड डीएनए वाली जेल है उसको फिर आप अपरेटस के अंदर रख के, वो उसका एक पूरा, मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसके थ्रू आप उसकी ब्लोटिंग करते हैं तो उसको ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पर। जब मेम्ब्रेन पे वो ट्रांसफर हो गया, फिर आपने ब्लोट को प्रोब के साथ डालना है, और फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाके प्रोब बाइंड करेगी, और जहां पर उसको मतलब वो सीक्वेंस मिलेगा वो वहीं पर जाके बाइंड करेगी जो उसके कम्प्लीमेंट्री होगा। अब उसके बाद जब वो, क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है, तो उसको जब आप डेवलप करेंगे तो फिर आपको मिलेगा, और अगर रेडियो एक्टिव नहीं है, इंजाइम बाउंड है, तो वो इंजाइम के साथ जब आप वो उसको कोई देंगे सबस्ट्रेट, तो उसके बाद सबस्ट्रेट देने के बाद वो रिएक्ट करके वहां पर आपको प्रोडक्ट दे देगी। तो उन्होंने आपको साथ ये अगली लाइन में वो चीज भी बता दी है। तो अब हम देखते हैं इसकी डायाग्राम को। ओके, अब ये आप देखें, ये जो बेसिक सा एक आपके पास साउदर्न ब्लोटिंग का वर्क फ्लो है। सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है कि आपने डीएनए को आइसोलेट किया है। अब जो आइसोलेटेड डीएनए है, सॉरी, सबसे पहला जो स्टेप है, आपने डीएनए आइसोलेट किया। अब ये जो आइसोलेटेड डीएनए है इसकी डाइजेशन की जाती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ। अब वो जो डाइजेस्ट रेस्ट्रिक्टेड डीएनए है उसको आपने जेल पर रन किया। ये जो आपको बैंड यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं, ये आमतौर पर जेल पे नजर नहीं आते, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जेल के अंदर आपने एथिडियम ब्रोमाइड डाला होता है, और जब आप यूवी के अंदर देखते हैं तो बैंड नजर आते हैं। लेकिन ये आपकी ईज के लिए उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि जब आपने उसको रन किया तो इस तरह से वो बैंड जो है वो सेपरेट हो गए। यहाँ पे आपको बैंड नजर आ रहे हैं, पर बेसिकली अगर आप ये पिछली एक फिगर देखें तो ये इस तरह से आपको जेल पे नजर आते हैं, एक स्मीयर बना होता है। इसकी स्मीयर बने होने की वजह मैंने अभी आपको बताई थी कि डीएनए क्योंकि फ्रेगमेंट में होता है तो डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो आपको एक डिस्टिंक्ट बैंड नजर नहीं आते। उसके बाद ये जो जेल है रन होने के बाद आप इसको सोल्यूशन, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है NaOH, आप डालेंगे तो उसकी वजह से ये क्या होगा, डीनेचर हो जाएगी। अब ये जो डीएनए डीनेचर हो गया यहाँ पर, अब इस मेम्ब्रेन को आप, ये असेंबली है इसके अंदर आप डालते हैं। ये जो असेंबली है ये क्या है, ये एक पूरा एक सैंडविच कह लें कि बनता है। उसमें आप क्या करते हैं, आप नीचे जो है वो जो फिल्टर पेपर होते हैं वो फिल्टर पेपर्स रखते हैं। फिल्टर पेपर्स के बाद आपके पास मेम्ब्रेन आती है। मेम्ब्रेन के बाद आपके ऊपर, उसके ऊपर आप जेल रखते हैं। उसके बाद आप मजीद फिल्टर पेपर रखते हैं, फिर उनके ऊपर नीचे फोम होता है और वो फिर पूरी एक केसर बनती है। वो केसर को फिर आप अपरेटस के अंदर रखते हैं, और उसकी आप डायरेक्शन, आप लोगों को पता है कि जो आपके पास में मेम्ब्रेन होती है, वो होती है आपके पास, डिपेंड करता है या पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। अब आपकी जो फॉर एग्जांपल डीएनए है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव की तरफ रन करता है। तो अब आपने जब उसको रन करना है तो आपने देखना है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो जेल से मेम्ब्रेन की तरफ वो डीएनए मूव नहीं करेगा। यानी आपका जो पॉजिटिव पोल है वो आज मेम्ब्रेन उस तरफ होनी चाहिए, ताकि जब डीएनए मूव करे तो वो जेल के ऊपर आ जाए।
ऑपोजिट साइड पे करेंगे तो वो सही रन नहीं होगा। अब इस तरह से ये पूरा एक सेटअप होता है। अब उस रन करने के बाद जब ये ट्रांसफर, अब ये ब्लोड के ऊपर हो गया, इसको आपने प्रोब्स के अंदर इंक्यूबेट किया, उसके बाद आप इसको वो इसकी वॉशिंग करते हैं बफर के साथ, तो ताकि जो अनबाउंड प्रोब्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और उसके बाद जो भी आपके पास मेथड है, चाहे एक्सरे से डेवलप करें या एंजाइम ट्रीटमेंट करें या फ्लोरेसेंट है तो उसके अंदर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो आपको इस तरह से ये बैंड नजर आने लग जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि डीएनए अवेलेबल है। अब ये यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, इधर भी उन्होंने आपको बताया कि ये जो प्रोब्स थे अब वो इसके साथ लग गए हैं और फिर इस तरह से ये डिटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नॉर्दर्न ब्लोटिंग है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग, इनका प्रोसीजर मोर और लेस सेम है। तो इसमें भी सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, आइसोलेशन है। वहां पे आपने डीएनए आइसोलेट किया, इधर आरएनए आइसोलेट किया, सेम है। उसमें भी डीनेचुरेशन थी आरएनए की, लेकिन वो डीएनए की, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू थी। यहाँ पर जो है वो, सॉरी, वहां पर डीनेचुरेशन नहीं थी, अब फ्रेगमेंटेशन थी। यहाँ पे डीनेचुरेशन है, वहां पे डीनेचुरेशन बाद में थी। आपने फ्रेगमेंटेशन के जरिए क्या, वहां पर फ्रेगमेंटेशन थी, तो डीनेचुरेशन में आरएनए जो था उसके डिफरेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया, फिर जेल रन की। डी साउदर्न ब्लोटिंग के केस में क्या हुआ था, आपने उसको फ्रेगमेंटाइज करके जेल पर रन किया था, इसमें डीनेचुरेशन के बाद जेल पर रन किया, जेल रन हो गई, उसके बाद ये ट्रांसफर वाला सेम वही प्रोसीजर है कि फिल्टर पेपर, फिर उसके बाद आपकी मैम ब्लोट है, उसके ऊपर आपकी ये जेल है, उसके बाद फिर फिल्टर पेपर है, तो वो पूरी ट्रांसफर असेंबली बनेगी। अब ये आपके पास ब्लोट के ऊपर जब ट्रांसफर हो गए, आपने फिर जो है वो इसको प्रोब्स के साथ डाला। प्रोब्स जहां पर डिटेक्ट उनको होगा कि उनका टेम्पलेट इधर उधर बाइंड करेंगे, एक्सेसिव प्रोब आप वॉशिंग से रिमूव कर देंगे और फिर सिग्नल आपके पास डिटेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो आरडीएनए और जो आरएनए हैं वो तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन है वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से इसमें डीनेचुरेशन उस तरह से नहीं होती। इसमें हमने पहले डीएन जो इसका सैंपल है वो आपने लिया, अब ये जो इसकी जेल होती है ना, उसी के अंदर सारे काम होते हैं। इसी में डीनेचर होती है प्रोटीन और उसके बाद अपने साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाती है। तो एसटीएस पेज आपने रन किया, प्रोटीन जो है उसके ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है। अब इसको मेम्ब्रेन आप पॉजिटिव यूज करेंगे, और पॉजिटिव मेम्ब्रेन जो है वही आपका जो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव वाली जो साइड है वहां पर आपकी मेम्ब्रेन होगी, सॉरी पॉजिटिव वाली साइड पर आपकी मेम्ब्रेन होगी, तो नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव की तरफ आपकी प्रोटीन मूव करेगी। और आगे से सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें फर्क यह है, उस केस में प्रोब थे, यहाँ पर एंटीबॉडीज होती हैं। तो वहां पर एक स्टेप था कि आपने प्रोब डाली, एक्सेसिव वॉशिंग की, फिर डिटेक्शन कर ली। इसके केस में ये है कि आप पहले प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, वॉशिंग करेंगे, फिर आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर आप वो वॉशिंग करेंगे और फिर सिग्नल डिटेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा एडिशनल स्टेप है। तो अगर बैंड आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रोटीन इसमें अवेलेबल है, और अगर बैंड ना आया तो इसका मतलब है कि जो आपकी प्रोटीन है वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैंने आप लोगों को इनके प्रोसीजर थोड़े से बता दिए हैं। अब आप यहाँ पर देखें, नॉर्दर्न ब्लोटिंग उन्होंने आपको बताया है कि आरएनए के लिए होती है। सबसे पहले आप आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसको फिर आप सेपरेट करते हैं या डीनेचर करते हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फिर उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर किया जेल पर, और आपने आरएनए को फिक्स किया, फिर हाइब्रिडाइज किया, फिर प्रोब्स डाली, रिमूव की और डिटेक्ट कर लिया। ये मैंने आप लोग को पूरी डायग्राम दिखा दिया। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जीन एक्सप्रेशन को आप स्टडी करते हैं, मैयर करते हैं साइज एंड अमाउंट ऑफ आरएनए को, और उनकी क्वांटिटी आप देखते हैं। फिर आप देखते हैं, आप चेक करते हैं कि हर एक जेल के अंदर जो आपने आरएनए डाला था वो सेम था। और इसके लिए हाउस कीपिंग जीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है, तो उसके साथ कंपेयर करके ये आप बता सकते हैं कि जो आपकी दूसरी जीन है वो किस तरह से एक्सप्रेस होंगे।
वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या है? वो वो प्रोटीन के लिए होती है, और आप मॉलिक्यूलर वेट के डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं उसको, या रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। साउदर्न ब्लोटिंग और नॉर्दर्न ब्लोटिंग इतना यूज नहीं होती जितना वेस्टर्न ब्लोटिंग यूज होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, फिर जेल होती है, फिर ट्रांसफर है, उसके बाद ब्लॉकिंग है। इसमें ब्लॉकिंग भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एंटीबॉडी प्रोबिंग है, पहले आपको को मैंने पिक्चर दिखाई, पहले प्राइमरी एंटीबॉडी, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी, और उसके बाद डिटेक्शन हो जाती है। अपडेट जो उन्होंने कहा है कि जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो डिपेंड करता है सैंपल पर, कि वो आल जो प्रोटीन है उसको हमने करना है या सिर्फ एक जो है वो सब सेलुलर फ्रैक्शन करना है। लेकिन प्रोटीन मार्कर जो है वो लाजमी तौर पर डाला जाता है, जो बताएगा कि साइज आपकी प्रोटीन का कितना, जैसे डीएनए लैडर थी इस तरह प्रोटीन का मार्कर होता है। जो डीएनए की लैडर होती है वो तो आपको जेल पे जाके फ्लोरेसेंस में नजर आती है, लेकिन जो प्रोटीन मार्कर है वो प्री स्टेन्ड भी होते हैं। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग के केस में आप प्री स्टेन्ड मार्कर यूज करते हैं। उसके बाद ये ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के भी कई तरीके हैं इसके, एक वेट ट्रांसफर होता है, एक सेमी ड्राई होता है, और एक ड्राई होता है। जो वेट ट्रांसफर है उसके अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एक टैंक के अंदर हो रहा होता है, और उसके अंदर बफर बफर जो है वो फिलअप हुआ होता है। लेकिन जो सेमी ड्राई होता है उसके अंदर बस वो थोड़े थोड़े से वेट होते हैं, और ड्राई के अंदर वो वेट ही नहीं होते। तो ये पूरा एक इसका प्रोसीजर है। ठीक है, ब्लॉकिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को। अब ये उन्होंने आपको अपरेटस की पिक्चर दिखाई है जिसके जिसमें ये तीनों होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जैसे सैंडविच एक बताया था कि ये फिल्टर पेपर है, जेल है और मेम्ब्रेन है, तो ये पूरा सैंडविच का apparatus है जो इसके अंदर रखा होता है। तो ये उन्होंने आपको क्लोजर लुक में भी दिखा दिया है कि इधर यहाँ पर सेंटर में ये आपको जेल नजर आ रही है, फिर ये मेम्ब्रेन है, ये साइड्स पे फिल्टर पेपर लगे हुए हैं, और एंड पर पैड्स हैं जिन्होंने वो एक केसेट को बाइंड करने में हेल्प करना है। और ये टैंक के अंदर डाली जाती है, इसकी एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। और ये इस तरह से नेगेटिव से मतलब ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर है कि या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेगा मूव, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिस तरह आप उसको अटैच करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि एक आप जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना वो स्पेसिफिक होती है और नॉन लेबल्ड होती है, और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो प्राइमरी के स्पेसिफिक होती है, यानी प्राइमरी के अगेंस्ट होती है। और मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी जो यूज की जाती है वेस्टर्न ब्लोटिंग में वो HRP है। और जब ये सिग्नल कैसे डिटेक्ट होता है कि जब आप इसका सबस्ट्रेट सॉल्यूशन से इसको एक्सपोज करते हैं तो ये एक रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो ग्रीनिश डार्क ग्रीनिश कलर का आपको नजर आता है सिग्नल। तो आप इस तरह से उसको मेम्ब्रेन पर डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आप लोगों ने इसको बेसिक वे में याद रखना है। प्रोसीजर एक ही आप याद रखेंगे, सेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल प्रिपेयर करना है, यानी या डीएनए आइसोलेट हुआ, या आरएनए आइसोलेट हुआ, या प्रोटीन आइसोलेट हुई। ठीक है, डीएनए के केस में आपने क्या किया, डीएनए के केस में आपने सबसे पहले डीएनए को फ्रेगमेंटाइज किया, फिर जेल रन की, फिर डीनेचुरेशन की। आरएनए के केस में आपने पहले सैंपल आइसोलेट करने के बाद डीनेचुरेशन की, फिर आपने जेल रन की। और प्रोटीन के केस में आपने जो प्रोटीन आइसोलेट की थी उसको ही आपने जेल पर रन किया, क्योंकि उसकी जो जेल है वो खुद ही उसको डीनेचर करके और साइज के अकॉर्डिंग अरेंज अरेंज कर देगी। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो सबका सेम है। ट्रांसफर होने के बाद डीएनए में बस फर्क ये था कि जेल रन करने के बाद डीनेचुरेशन होनी है, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में होना है। प्रोटीन में ये वाला स्टेप एब्सेंट है, और उसमें भी एब्सेंट है आरएनए वाले में। अब जब आपके पास ब्लोट रेडी हो गया, उसके बाद आपने डीएनए और आरएनए के केस में उसको प्रोब के साथ इंक्यूबेट करना है, बाद में एक्सेसिव प्रोब रिमूव करके आपने डिटेक्शन की तरफ चले जाना है। और प्रोटीन के केस में पहले प्राइमरी एंटीबॉडी से आप ट्रीट करेंगे, वॉशिंग करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी से ट्रीट करेंगे, और उसके बाद वॉशिंग करके आप उसको डिटेक्शन कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर आपको कुछ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये बेसिक जो मैंने वर्क फ्लो वाली डायग्राम आपको दिखाई है चाहिए हो तो आप कमेंट में
आप कह सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पर वीडियो पे नंबर चैनल के लिखे हुए हैं, उनमें किससे को कांटेक्ट करें तो आपको ये स्लाइड जो है वो मिल जाएंगी। अगर कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।